ओके जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस इन फ्लो। जो चार्जेस रेस्ट पे होती हैं उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते थे, और फिर जो चार्ज मूव कर रहे हैं उनकी स्टडी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इस तरह एक और टर्म यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इट इज नॉट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया जाता है। इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं? इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, आप जानते हैं कैपिटल आई का, और कैपिटल आई किसकी इक्वल होता है? दैट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो करता है डेल्टा टी टाइम में, तो इसको हम करंट का नाम दिया जाता है कि कितना चार्ज कितनी देर में पास करके। इस तरह इसकी यूनिट क्या होता है? दैट इज कूलम। चार्ज का होता है कूलम डिवाइडेड बाय टाइम का होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड, जिसको हम एम्पेयर कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम है, एम्पेयर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना, शाबाश। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, ये फ्लो ऑफ चार्जेस है ना, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है ये कितनी किस्म का है आपको पता होना चाहिए। तो फिर हमने ना, है तो एक किस्म का ही, कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवेबल पार्टिकल्स हैं जो मूव कर जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस वगैरह मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह। तो बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, लेकिन हमने कंडक्टर्स के अंदर करंट के फ्लो को दो नाम दे दिए हैं, वन फॉर कन्वेंशन एंड दूसरा फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का असल फ्लो है उसकी वजह से। अब ये कन्वेंशनल करंट का भी यहाँ पे रेफरेंस आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली हम इसको दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले को क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और दूसरा करंट कौन सा? दैट इज कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। बेसिकली कन्वेंशनल करंट ये एक कन्वेंशन के तौर पे यूज किया जाता है, और कन्वेंशन के तौर पे जो करंट यूज किया गया है दैट इज फर्जी करंट। इसको हम वर्चुअल भी कह सकते हैं। ये हकीकत में ये करंट नहीं होता, हकीकत में यही वाला होता है। तो हमने बीइंग कन्वेंशन दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट विल रिमेन पॉजिटिव, हम कन्वेंशनल करंट का सिर्फ रेफरेंस यूज कर लेंगे और कन्वेंशनल करंट को ही हमेशा सर्किट में कंसीडर किया करेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, फर्ज कर लें ये एक बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और अगर यहाँ से करंट फ्लो कर जाए किसी कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर फर्ज कर मैंने अटैच कर दिया, तो कहते हैं अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो किस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये साइड पॉजिटिव हो गई और ये साइड नेगेटिव होगी। अब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो किधर को मूव कर जाएगा? आप जानते हैं नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी, तो इधर को आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरफ। ओके जी, इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करेगा तो ये तो पॉजिटिव प्लेट है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली है क्या? जो है मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और ये फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा? आप जानते हैं नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इट इज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। आप जानते हैं नेगेटिव प्लेट को तो फिर आप लो पोटेंशियल की प्लेट भी कहते हैं। दिस इज लो पोटेंशियल प्लेट, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट बात और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट करती है, नेगेटिव पे एंड होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी इस कंडक्टर के अंदर डेवलप हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो इलेक्ट्रॉन किधर को फ्लो कर रहा है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑपोजिट होता है। तो ये कौन सा करंट है? दैट इज अगेंस्ट
इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होती है ये वाला करंट उसके ऑपोजिट होता है, तो इसको फिर हम बोल देते हैं दैट इज करंट अगेंस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ये फ्लो होता है। इसी तरह अगर बात की जाए कन्वेंशनल करंट की, तो कन्वेंशनल करंट में भी ये बातें आपको याद रखनी है। कन्वेंशनल करंट फिर ऑब्वियसली क्या होगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, डेफिनेशन के मुताबिक फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और आप जानते हैं पॉजिटिव चार्जेस तो यहाँ नहीं है, मूवेबल पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। अगर होते तो वो फिर इसके ऑपोजिट मूव करते, जाहिर है वो यहाँ से इधर को मूव करते, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो फिर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो ये फर्जी करंट है इसको मजीद प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कहते हैं अगर ये पॉजिटिव का फ्लो वाकई हकीकत में एग्जिस्ट करता है तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, तो इसका मतलब है इसका फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल प्लेट टू लो पोटेंशियल प्लेट। ठीक है जी। इस तरह अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से बात करें, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसा करंट है जो, अगर मैं कहूँ कन्वेंशनल करंट क्या, तो आप कहेंगे चार डेफिनेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो, ऐसा करंट जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हो, ऐसा करंट जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो। इस तरह मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूँ तो ये चार बातें आप उसके लिए भी कर सकते हैं। एमसीक्यू आज है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल करंट, अल्फा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बीटा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, चार्ली हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, डेल्टा ऑल ऑफ दीज, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे बेसिकली एमसीक्यू हैं जो मैंने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में बना दिए हैं। इस तरह वो कहता है ये तो करंट है ना जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर। जब करंट फ्लो तो तब होगा ना जब करंट पैदा करने वाला कोई आपके पास सोर्स होगा। तो करंट फ्लो करने की वजह क्या है, दैट इज बेसिकली करंट को पैदा करवाने वाली चीज क्या है, दैट इज बेसिकली सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम बात कर लेते हैं बेसिकली सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपने बेसिकली पढ़ा भी हुआ है, दैट इज सोर्सेज ऑफ करंट। अब करंट के सोर्सेज तो काफ़ी हैं, लेकिन आपकी बुक में जो चार मेंशन है हम उसकी बात कर लेंगे। सबसे पहला सोर्स इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा, दैट इज बेसिकली सेल। दूसरा कौन सा था, सोलर सेल। तीसरा कौन सा था, इसको सेल को केमिकल सेल भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा था, दैट इज जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। और लास्ट है थर्मोकपल। आपको इसकी एप्लीकेशन वो पूछ लेता होता है, मतलब ये किस तरह से क्या चीज़ किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करते हैं, इनका एनर्जी कन्वर्जन भी आपको पता होनी चाहिए। सेल क्या करता है, दैट इज बेसिकली सेल है तो ये केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह सोलर सेल है तो ये सनलाइट को, सोलर है ना, तो ये सनलाइट की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट में चेंज कर देगा। जनरेटर क्या करता है, आप जानते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट के अंदर। इसी तरह थर्मोकपल, थर्म इन हीट होता है तो ये हीट एनर्जी को, थर्मोकपल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या करंट। तो कहते हैं अगर ये करंट की डिवाइसेस के जरिए, करंट के सोर्सेज के जरिए करंट पैदा हो जाए, तो जिस वायर के अंदर से करंट गुजरता है या जिस चीज़ के अंदर से करंट गुजरता है वहाँ कुछ अफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं करंट के गुजरने की वजह से। तो वो अफेक्ट्स कौन से, दैट दीज आर बेसिकली नोन एज अफेक्ट्स ऑफ करंट। तो अफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहला अफेक्ट कौन सा है करंट का, दैट इज बेसिकली हीटिंग अफेक्ट, जो कि हमने डिटेल से इसी चैप्टर में देखना है, हीटिंग अफेक्ट। अब हीटिंग अफेक्ट चीज़ क्या है, कहते हैं जब भी करंट गुजरता है किसी वायर में से, किसी जगह से करंट पास करता है, तो करंट के पास करने की वजह से हीट उसके सराउंडिंग में पैदा हो जाती है, वो हीट अप हो जाती है चीज़। तो कहता है हीटिंग अफेक्ट की जो हीट होती है ये कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं पावर का रिलेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे एनर्जी को हम हीट एनर्जी कह रहे हैं तो Q से शो कर सकते हैं, टाइम को T से, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T, ये वाला रिलेशन हमारे पास बन जाता है। तो आपकी बुक में इस रिलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, हम भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन दो इफेक्ट्स इसके और भी हैं वो भी साथ देख लें। दूसरा इफेक्ट कौन सा था, दैट इज बेसिकली केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है जी। मैग्नेटिक इफेक्ट तो आपने बेसिकली डिटेल से चैप्टर नेक्स्ट में देखना है, चैप्टर नंबर 15-16 में।
केमिकल इफेक्ट की एप्लीकेशन याद रखनी है, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आपने बेसिकली ये दोनों इफेक्ट डिटेल से यहाँ नहीं देखने, तो आपको बेसिकली हीटिंग इफेक्ट थोड़ा डिटेल से देखना। तो जरा गौर करें, इसके न्यूमेरिकल आ भी जाते हैं। कहता है हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जो भी हीट लॉस है, हीटिंग इफेक्ट है, वो पावर को, जो भी पावर कंज्यूम हो रही है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। आपने इसी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड कुछ फार्मूले भी ड्राइव किए हुए हैं, वो भी देख लें जरा। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर का प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज भी होता है। इसी को हम लॉ से कंपेयर करके किया जाए तो ये आई स्क्वायर आर भी होता है और वी स्क्वायर ओवर आर भी होता है। तो ये तमाम फार्मूले पावर के हैं, ठीक है। तो पावर के फार्मूले अगर ये सारे हैं तो यहाँ पे पुट करके हीटिंग इफेक्ट के और फार्मूले भी बन जाएंगे, लेकिन हर एक को यूज एक ही वक्त में नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट है कौन सी नहीं। तो कहते हैं अगर हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला आपको पावर की बजाय करंट और वोल्टेज दिया हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पावर की रिप्लेसमेंट में करंट, वोल्टेज और साथ में टाइम। इसी तरह अगर आपको पावर की रिप्लेसमेंट में करंट और रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर की रिप्लेसमेंट में आई स्क्वायर आर टी भी पुट कर सकते हैं। और इस तरह अगर पावर की रिप्लेसमेंट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हो तो हीटिंग इफेक्ट का एक और फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले अगर आपको पावर दी जाए तो ये यूज कर लें, अगर करंट वोल्टेज दिया हो तो हीट निकालने का ये फॉर्मूला, इसी तरह बाकी फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जो भी केस आपको दिया हुआ, जो भी न्यूमेरिकल के अंदर डाटा दिया हुआ उसके मुताबिक आप यूज करेंगे हमेशा। फॉर एग्जांपल हम एक दो सवाल कर भी लेते हैं। कहता है इफ, एमसीक्यू की फॉर्म में हम बात करते हैं, इफ resistance of a wire reduces to half by cutting the wire, then what will be its effect on heat produced? What will be its effect on heat produced if we supply same amount of current? If we supply same amount of current, ठीक है जी, ओके जी। हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है जी, ओके जी। ध्यान से देखना, शाबाश। कहते हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर रिड्यूसेस टू हाफ, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया। रेजिस्टेंस को हाफ करने के लिए तरीका क्या यूज किया हमने? वायर को काट दिया, वायर को हाफ कर दिया होगा ऑब्वियसली। कहते हैं जो हीट अब जनरेट होगी वो कितनी होगी? वो हीट पहले जितनी होगी कम होगी, जैसे कि आपने बताना है। इफ सेम अमाउंट ऑफ करंट इज सप्लाई अगर हम उसको सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई कर रहे हैं, पहले जितनी करंट दे रहे थे अभी भी उतनी दे रहे थे, इसका मतलब हमारे डाटा के अंदर हमें करंट दिया हुआ है, ठीक है, हीट पूछी हुई है, टाइम इंटरवल वही सेम होगा जो पहले वाला टाइम, एक सेकंड के बाद हीट लॉस बताना है या 2 सेकंड के बाद बताना है, वो टाइम इंटरवल वही वाला पहले वाला ही जितना सेम टाइम इंटरवल के अंदर आपने बताना है। और करंट आपने सेम रख लिया है, हीट लॉस आपने बताना है, और टाइम इंटरवल आपको जाहिर है 1-2 मिनट बाद फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हीट का बताना है। तो आप फिर इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ये वाली चीजें आती हैं डाटा के मुताबिक? इस फॉर्मूले में आई क्यू और टी नहीं आ रहा, इस फॉर्मूले में आई क्यू और टी नहीं आ रहा, आई वी आ रहा है, इस फॉर्मूले में आई क्यू और टी नहीं आ रहा, करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने हमें चेंज कर दिया, हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, रेजिस्टेंस हाफ हुई है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, टाइम की वैल्यू, इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला इस कंडीशन में ये यूज होगा। ये वाला डाटा सिर्फ आता ही इन 4 फॉर्मूलों में से सिर्फ इसके अंदर है। देखिए आपको करंट भी दी हुई है कांस्टेंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने वायर को काट के हाफ करके रेजिस्टेंस हाफ कर दिया है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको पता है। टाइम इंटरवल वो कांस्टेंट ही होगा, पहले अगर आधे घंटे बाद हीट लॉस बता रहे थे तो अब भी आधे घंटे बाद ही बताना होगा, टाइम इंटरवल कांस्टेंट है। तो आपको फिर इसका मतलब है इसमें वोल्टेज वगैरह दिए हुए, पावर दिए हुए, तो ये वाले फॉर्मूला यूज नहीं होगा, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज कौन सा करना है यही जान लेने से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए जो डाटा दिया हो फॉर्मूला उसी के मुताबिक यूज करते हैं। तो आपके पास रिलेशन हो गया Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला इन दिस केस। टाइम इंटरवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद आप बात करेंगे, करंट की वैल्यू भी उसने सेम दे दिया, उसका मतलब है हीट लॉस नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये दो कांस्टेंट और इक्वालिटी खत्म करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ओके जी, अब जो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा वही हीट पे भी फर्क पड़ेगा।
वो कहते हैं इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और रेजिस्टेंस को उसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस रिड्यूसेस टू हाफ। अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है तो आप जानते हैं डायरेक्ट रिलेशन के मुताबिक हीट लॉस भी हाफ हो जाएगा, तो आपका आंसर फिर इन ऑप्शंस में से दैट इज हाफ दैट इज अल्फा, तो आपका आंसर बन जाएगा अल्फा। अगर यही सवाल वो थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से पूछ ले, डिफरेंट तरीके से पूछ ले, तो भी आपको करना आना चाहिए। वो कहे यही सवाल है, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, कहते हैं इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर रिड्यूसेस टू हाफ बाय कटिंग द वायर, इतना सवाल सेम है। Then what will be its effect on heat loss if we supply same amount of current, की बजाय वो करंट काट दे, करंट की बजाय वो आपसे कह दे पहले करंट था, अब वो सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपसे कहे, अब पहले जितने वोल्टेज दे रहे थे ना हम डिवाइस को, अभी भी उतने ही वोल्टेज दे रहे हैं, तो आपके पास डाटा में फिर क्या क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है हाफ हो चुकी है, टाइम इंटरवल सेम के बाद बताएंगे, हीट इफेक्ट आपने बताना है, और करंट की बजाय उसने वोल्टेज दे दिया। अब आप देखिए ये चार चीजें किस फॉर्मूले में आती हैं, तो ये चार चीजें आप देख सकते हैं, करंट रिमूव हो गया, वोल्टेज, टाइम, रेजिस्टेंस और हीट, दैट इज इन द लास्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम देखते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला हमने यही यूज करना है, तो Q इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। उसने कहा था कि वोल्टेज हमने सेम सप्लाई करना है, तो ये हो गया कांस्टेंट, टाइम इंटरवल सेम के बाद हीट लॉस बताएंगे, तो हीट लॉस इज नाउ प्रोपोर्शनल टू, ये कांस्टेंट और इक्वालिटी खत्म करेंगे तो ये 1/R बचेगा, तो इसका मतलब है हीट लॉस नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इस कंडीशन में पहले वाले केस में करंट क्या था, कांस्टेंट किया था, तो हमारा आंसर हाफ हो गया था। इस केस में इनवर्स रिलेशन बन गया क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाफ करेंगे, कम करेंगे, तो ये रिलेशन कहता है हीट लॉस बढ़ जाना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हीट लॉस डबल हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब है इस कंडीशन में हमारा जवाब क्या आ जाएगा, दैट इज डबल, और डबल कब आया, व्हेन वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कब किस कंडीशन में यूज करना है। बच्चा क्या करता है, हमेशा I²RT लगाई जाता है, Q का R के साथ डायरेक्ट रिलेशन ही दे जाता है, तो ऐसे नहीं करना, Q का R के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा जब करंट कांस्टेंट होगी, जैसा कि हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था। इस तरह वो बाजुकात ऐसे भी दे सकता है कि वोल्टेज कांस्टेंट कर दे, वोल्टेज कांस्टेंट कर देगा तो Q और R का रिलेशन इनवर्स बन गया होगा, जैसे कि हमने दूसरे केस में देखा। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली यही तो ट्रिक है जो आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करना होता है। नेक्स्ट है जी ओहम लॉ। करंट और वोल्टेज का सबसे पहले जो डिटेल्ड रिलेशन दिया था वो ओहम लॉ ने, ओहम साइंटिस्ट है जिसने ये लॉ दिया था। कहते हैं जो करंट की बात हम करते आ रहे हैं चैप्टर के स्टार्ट से, करंट बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, तो कहते हैं करंट इन द वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द वायर, कीपिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स स्पेशली टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए वायर का तो करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब याद क्या रखना है, जो भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसके राइट साइड पे जो लिखा होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो लेफ्ट पे लिखा होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट कौन सा वेरिएबल है, दैट इज डिपेंडेंट, और वोल्टेज कौन सा है, वो वाला वेरिएबल जिस पे करंट डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब है करंट इक्वालिटी में जब चेंज करेंगे इस रिलेशन को तो वोल्टेज जो कि इंडिपेंडेंट इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इन ओहम्स लॉ इज बेसिकली रिप्रेजेंट बाय G। बच्चे इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखें यहाँ पे GR नहीं होता, दिस G इज बेसिकली कंडक्टेंस। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए ओहम्स लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन सा होता है, मैं उसको यहाँ पे सेपरेट भी कर रहा हूँ, तो वो आपने रेजिस्टेंस नहीं कहना, दैट इज बेसिकली कंडक्टेंस। तो दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज गिवन बाय I/V। अब I क्या होता है, दैट इज एम्पेयर करंट होता है, और V क्या होता है, वोल्टेज, दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट, दैट इज बेसिकली 1/, रेजिस्टेंस, ये 1/, रेजिस्टेंस बनता है, वोल्टेज ओवर करंट रेजिस्टेंस होता है, तो ये करंट ओवर वोल्टेज है, तो ये 1/, रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पर ओहम, यानी कि 1/, ओहम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मोहो भी बोल देते हैं और इसको सीमेन भी बोलते हैं, ठीक है जी, सीमेन भी इसको बोलते हैं। तो कहते हैं ये कंडक्टेंस है बेसिकली, ये I/V है बेसिकली, ये करंट ओवर वोल्टेज, एम्पेयर ओवर वोल्ट, दिस इज 1/R, यानी कि 1/, ओहम या मोहो या सीमेन इसको बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपीयर्ड इन ओहम लॉ, दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज बेसिकली कंडक्टेंस। तो कहते हैं ये जो कंडक्टेंस है ये डिपेंड फिर किस चीज पे करती है। अब आपको पता है अगर मैं फॉर्मूले के मुताबिक अगर वोल्टेज को डबल कर दूं
तो बच्चा कहता है वोल्टेज डबल करने से इनवर्स रिलेशन बन रहा है, वोल्टेज डबल करेंगे तो कंडक्टेंस हाफ हो जाएगी। गलत है, ये कॉन्सेप्ट नहीं सही। आप जानते हो ये G जो है दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसके नाम से पता चल रहा है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। अगर हम इक्वेशन की कोई भी चीज बदल देंगे जिसका ये कांस्टेंट है, उसके बदलने से G पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज को अगर डबल कर दूंगा तो वोल्टेज डबल हो जाएगा। वोल्टेज के डबल होने से रिलेशन कहता है करंट भी डबल हो जाएगा। जब दोनों डबल होंगे ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 कट जाएंगे, G विल अनचेंज। इस तरह अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो वोल्टेज वोल्टेज डबल, करंट डबल करूंगा तो इसका मतलब वोल्टेज डबल कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऊपर 2 आ जाएगा तो फिर कट जाएगा। अगर मैं वोल्टेज को ट्रिपल करूंगा करंट भी ट्रिपल हो जाएगा, तो इसका मतलब है G विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब है फिर G डिपेंड किस पे करता है? अगर इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये डिपेंड कर किस पर है? तो फिर याद रखना दिस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वायर। हर कांस्टेंट नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। जिस चीज का ये कांस्टेंट है ना, वो वायर किस चीज की बनी हुई है। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के अंदर जो भी करंट और वोल्टेज जिसको अप्लाई किए गए हैं वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को, वो वायर किस मटेरियल की, नेचर ऑफ द वायर किस मटेरियल की बनी हुई है। उसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है? दैट इज बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एक और बात याद रखनी है, दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन, आगे हम इसको डिटेल से भी देख लेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द वायर। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो दीज आर द बेसिकली डिपेंडेंस ऑन ऑफ द कंडक्टेंस ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। एक और बात याद रखनी है, टेम्परेचर के ऊपर किस तरह की डिपेंडेंस है? तो टेम्परेचर के ऊपर 2 तरह की डिपेंडेंस है, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। याद रखें कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी। ये कौन से मटेरियल होते हैं? दीज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जिनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। तो कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन बन जाता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स को अगर मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है लेकिन कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ये कौन से मटेरियल होंगे? दीज आर बेसिकली कंडक्टर्स। इस तरह अगर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कंडक्टेंस बढ़ गई, तो टेम्परेचर का कंडक्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर दिया जाए, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन बन जाता है। और इस तरह अगर कंडक्टर्स के केस में कंडक्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ फिर डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि जी और आर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओके जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है तो ये वो फैक्टर्स हैं। या आपसे वो कहे बताया रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो याद रख लें कंडक्टेंस जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उन्हीं फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करती है, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जिन चीज़ों से ये चेंज होगी उन्हीं चीज़ों से रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस डिपेंड्स। ठीक है जी। और एक और बात, अगर ये ओहम लॉ है तो लॉ का हमेशा हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। तो अगर मैं ओहम लॉ को डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए 2 वेरिएबल ओहम लॉ में आते हैं। तो वोल्टेज इंडिपेंडेंट है तो वोल्टेज को मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा और करंट को मैं वाई एक्सिस पे लिखूंगा। और जब कोई भी ग्राफ आ जाए तो ग्राफ से रिलेटेड वो 2 तरह के सवाल करता है। पहली चीज़ वो आपसे क्या पूछा करेगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ग्राफ का कैसे मालूम करेंगे, तो याद रखें एरिया इज द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे यहाँ पे क्या है करंट और एक्स एक्सिस पे क्या वोल्टेज। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर का रिलेशन बन जाता है, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के प्रोडक्ट से हमेशा पावर आएगी। अगर मैं कहूँ करंट ओहम लॉ का ग्राफ जो है उसका एरिया क्या देता है, तो आप कहेंगे दैट विल प्रोवाइड अस पावर। इस तरह अगर मैं कहूँ कि मुझे बताएं इस ग्राफ की स्लोप किसकी इक्वल होगी, तो आप जानते हैं जनरल फॉर्मूला स्लोप का वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करके आता है। वाई एक्सिस की वैल्यू क्या, दैट इज करंट, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या, दैट इज वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज वाली टर्म आएगी, जिसको आप जी से शो करते हैं, दैट इज बेसिकली कंडक्टेंस। तो अगर मैं पूछूं मुझे बताएं कंडक्टेंस, ओहम लॉ के अंदर कंडक्टेंस कौन सी चीज होती है, कंडक्टेंस, तो आपने कहना है कंडक्टेंस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ। ठीक है जी, ओके जी।
अब पेपर में अगर वो आपसे पूछता है करंट और वोल्टेज इस तरह से शो किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज एक्स एक्सिस पे आएंगे, तो ये एक्चुअल ग्राफ है ओहम लॉ का। वो बाजुकात पेपर में वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज कर देगा, एक्स एक्सिस के ऊपर करंट कर देगा, वो ऐसा शफल कर सकता है। अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज कर दे, मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे अगर वो करंट कर दे, तो इस कंडीशन में स्लोप क्या होगी, तो आप जानते हैं स्लोप अगेन निकालनी है तो वाई ओवर एक्स ही करना है आपने। अब इस ग्राफ का वाई वोल्टेज है और इस ग्राफ का एक्स करंट है, तो ये V ओवर आई हो गया, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हैं। तो याद रखना स्टैंडर्ड ग्राफ के अंदर वोल्टेज एक्स एक्सिस पे आता है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से करंट एक्स एक्सिस पे कर दे तो उसकी स्लोप पे रेजिस्टेंस बन जाया करती है। इस बात को ज़हन में रखना आपने। ओके जी, अगर स्टैंडर्ड बात को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करें तो स्लोप का फिर क्या नाम है, स्लोप इज बेसिकली स्टैंडर्ड ग्राफ, यानी कि वोल्टेज एक्स एक्सिस पे लिखे जाए तो स्टैंडर्ड ग्राफ के अंदर स्लोप किसकी इक्वल आती है, दैट इज कंडक्टेंस, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया, जिसको आप जी कहते हैं या इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और आपको ये भी पता है स्लोप किसकी इक्वल होती है, स्लोप इज बेसिकली इन दिस केस चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। स्लोप का दूसरा नाम भी वो यूज कर सकता है, स्लोप को और क्या क्या बोल सकता है, वो इंक्लिनेशन भी कह सकता है। वो कहेगा आप ओहम लॉ का इंक्लिनेशन बताएं, इसका मतलब भी क्या होता है स्लोप। या वो आपसे कहेगा आप ओहम लॉ का ग्रेडियंट बताएं, ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप होता है। या वो आपसे कहेगा जो ओहम लॉ है उसका डेरिवेटिव बताएं, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का मतलब भी स्लोप ही होता है। या वो कहेगा आप ओहम लॉ में एम बताएं क्या होता है, एम का मतलब भी स्लोप होता है। तो आपने याद रखना है स्लोप, इंक्लिनेशन, ग्रेडियंट, डेरिवेटिव और एम, तमाम चीजें असल में स्लोप का ही नाम है। और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा को टेन थीटा भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम स्लोप ही होता है। और यहाँ से वो जी के बराबर आएगा, यानी कि आई डिवाइडेड बाय वी। अगर कहा जाए स्लोप, इंक्लिनेशन, ग्रेडियंट, डेरिवेटिव, एम, ओहम लॉ का स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उस किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे वो टेन थीटा के इक्वल होता है, इसे जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला आई ओवर वी बन जाता है। इसी तरह वो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में भी ये बात करता होता है। एमसीक्यू में वो कहता है वी हैव टू ओहमिक डिवाइसेस एज शोन इन द फिगर। ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आपको पता होना चाहिए, वो वाला जो हम लोग ओबे करते हैं, स्ट्रेट लाइन होती है ओहमिक डिवाइसेस की। वो कहते हैं दो ओहमिक डिवाइसेस है, वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये ए वाला ग्राफ है और ये बी वाला, दोनों ओहमिक डिवाइसेस थी। ए वाला कितना एंगल बना रहा था 30 डिग्री और बी वाला कितना एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री। तो आपसे कहता है आप बताएं रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी की रेशियो क्या है। तो बच्चा फिर पेपर में गलती करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, क्योंकि उसके स्लोप का आइडिया नहीं होता प्रॉपर। तो आपको पता होना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो जरा देख लें। पहले तो ऑप्शन लिख लेते हैं 1:3, 3:1, चार्ली 1:9, डेल्टा 1/√3। ये ऑप्शन है जी आपके पास। आप जानते हैं करंट वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, तो आपको पता है आपने मालूम करना है रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बी। आप जानते हैं रेजिस्टेंस ए और बी की निकालनी है तो कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल है, तो फिर आप ऊपर लिख दें कंडक्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस ऑफ ए। बात तो एक ही है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस और कंडक्टेंसेस रेसिप्रोकल है। आपका टारगेट है रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस बी की रेशियो निकालनी, तो आप कंडक्टेंस बी और कंडक्टेंस ए की रेशियो निकालना। आप जानते हैं इस ग्राफ की स्लोप अगर देखी जाए वाई एक्सिस पे करंट है तो स्लोप फिर कंडक्टेंस होगी, तो इसका मतलब है कंडक्टेंस ऑफ बी निकालनी है तो आप ग्राफ की स्लोप ऑफ बी निकाल लें डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ ए निकाल लें। बी की स्लोप क्या होगी, बी की स्लोप, तो आप टेंजेंट ऑफ बी वाला एंगल ले लें, बी वाले का एंगल है 60, तो टेंजेंट ऑफ 60 ऊपर आ जाएगा। और ए वाले की स्लोप क्या है 30 पे, तो टेंजेंट ऑफ 30 नीचे लिख दें। टेन 60 आप सब जानते हैं दैट इज स्क्वायर√3 और टेन 30 1/√3। ये स्क्वायर√3 ऊपर जाके स्क्वायर√3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:1। तो आपका इन ऑप्शंस में से आंसर आ जाएगा दैट इज 3:1। इसी तरह वो और भी क्वेश्चंस दे सकता है। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू है, वो आपसे कहता है ये ग्राफ है जी, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये वाई एक्सिस पे करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। वो आपसे कहता है अ ग्राफ शोन an ohmic device, graph shows an ohmic device, then what will be the power developed by the device। डिवाइस की पावर आपने बतानी है, ऑप्शन बाद में लिखते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। अगर पावर आपको रिक्वायर है
इस ग्राफ के अंदर आपने पावर जो भी कंज्यूम हुई है वो वाली पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के लिए आपको पता है एरिया इस ग्राफ का जो होगा ना वो पावर होगा, ठीक है, क्योंकि आई वी ग्राफ का एरिया पावर होता है। और आप देखिए शेप कौन सी है, दिस इज बेसिकली ट्रायंगुलर शेप। और अगर ये ट्रायंगल शेप है तो इसका मतलब है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आप पहले बेस चेक कर लें इसकी क्या है, 1/2 ट्रायंगल वाले हिस्से की 10 वोल्ट और हाइट क्या है दैट इज 4 एम्पेयर। सिंप्लीफाई कर दें, ये 2 आ जाएगा तो आंसर 20 बन जाएगा। तो 20 वॉट की पावर इंट्रोड्यूस हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। कहता है अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट को डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आप किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल पहले 30 डिग्री टेम्परेचर था अब 31 डिग्री हो गया, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस होती है वो शुरू पे लिखते हैं, लो टेम्परेचर की रेजिस्टेंस बाद में लिखते हैं, डिवाइडेड बाय लो की रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर जितना भी है उस पर डिवाइड कर देते हैं। तो इससे जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसी तरह आपकी बुक के साइड के टेबल पे कुछ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऐसे मटेरियल मौजूद है जिनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेम है। पेपर में एमसीक्यू आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो आयरन और प्लैटिनम इसकी एग्जांपल। और भी आप देखेंगे टेबल के अंदर 2 पेयर ऐसे हैं जिनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेम है। तो आपने वो बात याद रखनी है, टेबल को देख लेना किस किस के टेम्परेचर कोएफिशिएंट सेम होते हैं। और दूसरी बात याद रखना, नेगेटिव किन किन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और पॉजिटिव किन किन का होता है। तो कहते हैं अल्फा नेगेटिव किन किन का होता है। आप जानते हैं अल्फा मटेरियल 2 तरह के होते हैं, बाज ऐसे मटेरियल जिनका अल्फा नेगेटिव होता है, बाज ऐसे मटेरियल जिनका अल्फा क्या होता है पॉजिटिव। तो आपको इस बात से डायरेक्ट इस रिलेशन से समझ आ जाएगी ये बात का मतलब क्या है। कहते हैं अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या है। पहले तो आप ऊपर ये देख लें इसको नेगेटिव किया कैसे जा सकते हैं। इसको नेगेटिव आंसर लाना है ना तो इसका मतलब है शुरू वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए और बाद वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी वैल्यू में से जब बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो छोटी में से बड़ी माइनस होने से आंसर नेगेटिव आता है ना। तो कहते हैं अगर अल्फा का आंसर नेगेटिव करना है तो जरूरी क्या है, हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस थोड़ी वाली हो और लो टेम्परेचर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो। जब ये बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है ये नेगेटिव करने के लिए आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर RT हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए और कम हो जाए और लो टेम्परेचर की रेजिस्टेंस कम हो जाए। कहते हैं अगर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर को कंपेयर करें तो इसका आंसर नेगेटिव लाने के लिए जरूरी है कि ये वाला आंसर बड़ा होना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस जब कम होगी तो यहाँ छोटी वैल्यू पुट की जाएगी और लो टेम्परेचर के ऊपर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो यहाँ बड़ी वैल्यू पुट की जाएगी। तो अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है R0 कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा शो हो रही है। तो ऐसे मटीरियल जिनके हाई टेम्परेचर के ऊपर RT के ऊपर रेजिस्टेंस कम हो जाती है और कम टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, इसका मतलब है ऐसे मटेरियल्स का रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन बन गया, इनवर्स। यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। और जब हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कम हो जाए, इनवर्स रिलेशन, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स ये वाला बिहेवियर शो करते हैं। अगर पेपर में आ जाए सेमीकंडक्टर क्या चीज है तो इनकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर वो चीज है जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है या हाई टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कम होती है या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव लाने के लिए आपको पता है अगर इसको पॉजिटिव करना हो तो फिर शुरू वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। शुरू वाली वैल्यू बड़ी कब होगी, जब RT हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव करने के लिए टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन लो टेम्परेचर। इसका मतलब है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। और ये रिलेशन कौन फॉलो करते हैं, दीज आर नोन एज कंडक्टर्स। तो ये कंडक्टर्स के बारे में बात ठीक है, तो कंडक्टर्स इस बात को फॉलो कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कंडक्टर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जिनका हाई टेम्परेचर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, सारों को कंडक्टर कहते हैं। इस तरह आप फर्दर हमने रेजिस्टेंस तो पढ़ लिया, अब रेजिस्टेंस से रिलेटेड फर्दर एक छोटी सी बात करनी है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके जी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस आती है मुख्तलिफ किस्म से, मुख्तलिफ तरीकों से लगी होती है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली 2 तरह के, इनको हम जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस रेजिस्टेंस के कितनी तरह के, तो बेसिकली ये 2 तरह के। तो पहला कॉम्बिनेशन आप जानते हैं एक सीरीज है एक पैरेलल है। एज यूजुअल 2 कॉम्बिनेशन ही होते हैं, एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को बोलते हैं
पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके जी, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आप जानते हैं, ऐसे रजिस्टर अगर अटैच हो, एक रेजिस्टेंस के साथ दूसरा रजिस्टर इस तरह से अटैच हो, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि दोनों रजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से अटैच नहीं है। इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस R1 और ये वाली रेजिस्टेंस R2 और ये वाले इस बैटरी के कोई ना कोई वोल्टेज होंगे V। इस तरह से जो रेजिस्टेंसेस अटैच होती हैं उन्हें बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जो रेजिस्टेंसेस के बोथ टर्मिनल देख लें, इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल ये वाला और ये वाला तो डायरेक्ट बैटरी से अटैच है, लेकिन दूसरे वाला डायरेक्ट बैटरी से अटैच नहीं है, वो दूसरे रेजिस्टेंस से अटैच है। इस तरह इसकी बात करें, ये वाले रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल है, एक ये और एक ये, ये वाला तो डायरेक्ट बैटरी से अटैच है, लेकिन दूसरा डायरेक्ट बैटरी से अटैच नहीं है। या इस तरह से एक ही लाइन में रेजिस्टर्स लगे हो तो उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कहते हैं साइड बाय साइड, एक रजिस्टर ऊपर लगा हुआ इसके दोनों टर्मिनल और दूसरा रजिस्टर नीचे लगा हुआ इसके दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्ट अटैच हो और साथ में ये बैटरी के साथ भी डायरेक्ट अटैच हो। इस तरह की कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके रेजिस्टेंस को अगर मैं R1 कह दूं, इसके रेजिस्टेंस को अगर मैं R2 कह दूं, वोल्टेज बैटरी के V है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फिर इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, तो सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैं इस साइड पे लिख दूंगा और पैरेलल की कैरेक्टरिस्टिक मैं उस साइड पे लिख दूंगा। ठीक है जी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आपको पता होनी चाहिए, ये मैं सीरीज की बात करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये सीरीज की बात हो रही है और उधर हम पैरेलल की बात कर लेंगे। सीरीज में आपको पता होना चाहिए, यहां से जब बैटरी से करंट चलेगा, ये बैटरी से करंट आई चलेगा, तो करंट डिवाइड हमेशा होता है रास्तों पे। जब ये करंट यहां से चलेगा तो इसको रास्ता ही एक मिलेगा, ये थ्रू आउट एक ही ट्रैक है, तो इसका मतलब है करंट डिवाइड नहीं होगा। तो कहता है अगर हम सीरीज की बात करें तो करंट डिवाइड नहीं होता, नॉट डिवाइड, करंट विल नॉट डिवाइड, करंट डिवाइड नहीं होता। मतलब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि करंट रास्तों पे डिवाइड होता है, यहाँ पे रास्ता ही एक मिलता है करंट को, तो करंट डिवाइड नहीं होता, तो दूसरी क्वांटिटी डिवाइड हो जाती है। दूसरी हम ओहम लॉ में I और V का रिलेशन पढ़ा था, तो दूसरी जो चीज बचेगी V दैट विल डिवाइड, V डिवाइड हो जाएगा। और V जिस लॉ से डिवाइड होता है, जिस लॉ से V डिवाइड होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बैटरी के वोल्टेज V है, V को मतलब 10 वोल्ट फर्ज कर लो या कितने कुछ वोल्ट ले लेते हैं, कहते हैं इस 10 में से इसको कितने मिलेंगे और इस 10 में से इसको कितने मिलेंगे, ये हम निकाल सकते हैं। वोल्टेज ने डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों को कितने कितने वोल्टेज मिलेंगे ये आप निकाल सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज वोल्टेज डिवीजन लॉ, VDL वोल्टेज डिवीजन लॉ इसको बोलते हैं। अब इसको कैसे निकालते हैं, अगर मैं इस रजिस्टर के वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, यानी कि वोल्टेज ऑफ रजिस्टर नंबर 1 के निकालना चाहता हूँ, दैट इज इक्वल टू जिसके वोल्टेज निकालने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसके निकालने हैं, तो यही वाली रेजिस्टेंस रेशो में ऊपर लिख देंगे, R1 ऊपर आ जाएगी। और किन किन रेजिस्टेंसेस पे वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं उनका सम नीचे, इन दोनों पे डिवाइड होना तो इन दोनों का सम नीचे लिख दें, सम ऑफ रेजिस्टर्स, इसको बोलते हैं R1 प्लस R2, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें वो वाले वोल्टेज जिसने डिवाइड होना है, वो बैटरी के वोल्टेज है V, जिसको मैंने 10 वोल्ट का हुआ है, तो ये वाला लॉ लग जाएगा हम वोल्टेज की डिवीजन निकालने के लिए। अगर मैं इसके वोल्टेज पूछ रहा हूं तो वो फॉर्मूला लिख दिया, अगर इसके वोल्टेज पूछूं तो फिर आप इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर लिखे, इनका सम नीचे लिखे और 10 से मल्टीप्लाई कर दें या V से मल्टीप्लाई कर दें, या इसको फर्ज करो टोटल 10 थे, इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको 8 वोल्ट मिल गए, इसको 8 मिल गए, इसको 8 मिल गए। अब इसके निकालने हैं तो निकालने की जरूरत नहीं, 10 में से 8 इसको मिले तो इसको फिर 2 मिलेंगे, क्योंकि 8 इसको मिल गया, बाकी बचे ही 2 वो इसको मिल जाएंगे। यहाँ दोबारा से इसके लिए फॉर्मूला दोबारा लगा लो, यहाँ आप डायरेक्ट इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो कहते हैं 10 में से इसको अगर 8 मिलेंगे तो बाकी 2 इसको मिलेंगे, या इस पर दोबारा वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वैसे हम फॉर्मूला दूसरा भी लिख देते हैं, वोल्टेज जो रजिस्टर 2 को मिलेंगे वो कैसे आएंगे, अब ये ऊपर लिखेंगे, R2 ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, सम हमेशा नीचे आएगा और मल्टीप्लाई V से कर दे। इस फॉर्मूले से इसको आप देख लेंगे 2 वोल्ट मिलेंगे, अगर ये 10 की होगी तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके इसको 2 वोल्ट मिलेंगे। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना, सम हमेशा टोटल के बराबर आएगा। और दूसरी एक और बात हम सीरीज में बात याद रखेंगे, क्या भाई, कहता है अगर सीरीज में 2 रजिस्टर 2 से ज्यादा हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की निकालना आनी चाहिए सीरीज के केस में। सीरीज के केस में 2 रजिस्टर हो तो आप दोनों को ऐड कर दें, अगर 3 हो, 2 के बजाय 1 2 और आगे एक और लगा होता 3, तो फिर आप तीसरा भी बीच में ऐड कर देते। और इस तरह अगर n रजिस्टर होते तो आप इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू कर देते। ठीक है जी। तो कहते हैं R इक्विवेलेंट निकालने का ये रिलेशन होगा। और याद रखना इस कंडीशन में जो R इक्विवेलेंट का जवाब आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5-6 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5-6 रजिस्टर लगे हुए हैं, वो 5-6 रजिस्टर की जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे ना ऐड करके, वो इक्विवेलेंट हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर से बड़ी होगी। मतलब R1 से भी ये बड़ी होगी इक्विवेलेंट,
R2 से भी R इक्विवेलेंट बड़ी होगी, R3 से भी R इक्विवेलेंट बड़ी होगी, मतलब R इक्विवेलेंट हर इंडिविजुअल रजिस्टर से मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगी। ये बात भी आपने याद रखना। और एक और रिलेशन आपसे वो पूछ लेता होता है, इन केस ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स, तादाद में n है, ठीक है जी। कहते हैं अगर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आ जाए, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे रजिस्टर। एक जैसे रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? कहते हैं ये एक रजिस्टर लगा, ये दूसरा लगा, ये तीसरा लगा, ये चौथा लगा और ये आगे इसी तरह कंटिन्यू है। फर्ज करें ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये आगे चलता जा रहा है कॉम्बिनेशन। तो बताएं आर इक्विवेलेंट क्या होगी? तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर बार बार लिखने की बजाय, इतना लंबा चौड़ा लिखने की बजाय आप डायरेक्ट क्या करें, आर कितनी बार है, एन बार है, तो आर प्लस आर करने की बजाय एक ही बार आर लिख दें और एन से मल्टीप्लाई कर दें। ये रजिस्टर्स एन लगे हुए थे। तो कहते हैं आइडेंटिकल रजिस्टर्स के केस में आर इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका हुआ करेगा, दैट इज एन इंटू आर। फॉर एग्जाम्पल ये 10-10 ओहम के 5 लगे थे, तो आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड भी करोगे 5 बार 50 ही आएगा, 5 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 50। अगर फर्ज करेंगे 100 ओहम के 25 लगे हैं, तो आप 100 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, वही आंसर आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, इस शॉर्टकट मेथड है आइडेंटिकल रजिस्टर्स आ जाए। तो इसी तरह अगर पैरेलल की बात करें, जो कि हम कर भी रहे थे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा था। अब देखिए यहाँ से अगर करंट यहाँ से मूव करता हुआ आए, तो जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो दो रास्ते मिल गए, एक ये वाला रास्ता मिल गया और एक ये वाला रास्ता मिल गया। इस रास्ते से फर्ज करें करंट I1 पास कर रहा है और इस रास्ते से करंट I2 पास कर रहा है। इस तरह से करंट डिवाइड हो चुका है। तो कहते हैं इस केस में दोनों रेजिस्टर्स बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो वोल्टेज विल नॉट डिवाइड। तो फिर कौन सी चीज डिवाइड होगी, रास्ते एक से ज्यादा है तो फिर करंट डिवाइड हो गया होगा, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होगी, करंट विल डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगी, दिस विल डिवाइड, ठीक है जी। ओके जी। इसी तरह अगर बात करें करंट डिवाइड कैसे होगी, इसको बोलते हैं करंट CDL क्या है, करंट डिवीजन लॉ। करंट डिवीजन लॉ से करंट डिवाइड होगी। अब कैसे डिवाइड होगी ये भी बात जरा ध्यान से देखनी है। कहते हैं कि इसमें से पास होने वाली करंट, ये जिसको मैं I1 कह रहा हूं, जो R1 में से गुजरेगी, ये निकालनी हो तो क्या तरीका होगा, कहते हैं I1 दैट इज इक्वल टू, इसकी करंट निकालनी है ना, तो ये रजिस्टर ऊपर नहीं लिखना, जिसके अगर इसके वोल्टेज निकालने थे तो रेशो में यही वाली रजिस्टर ऊपर लिखी थी, लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस का करंट निकालना तो ये रेजिस्टेंस ऊपर नहीं लिखनी, इसके पैरेलल ये वाली ऊपर लिखनी है, मतलब R2 ऊपर लिखी जाएगी, डिवाइडेड बाय जिस पे डिवाइड हो रहा है करंट, ये दो पे डिवाइड हो रहा है, दोनों का सम नीचे लिख दें। और वो वाला करंट जिसने डिवाइड होना है उसको मैं I कह देता हूँ, जो बैटरी से आ रहा है इसको मैं I कह देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह अगर I2 निकालना है तो दूसरा तरीका आपको पता है, आने वाला करंट अगर फर्ज करें ये 5 एम्पेयर है, ये 5 एम्पेयर है, अगर ये 5 एम्पेयर है आने वाला करंट I जो कि बैटरी से आ रहा है 5 एम्पेयर, उसमें से ऊपर वाला इस फॉर्मूले से आपको पता चल गया ये 2 एम्पेयर आ रहा है, इसका जवाब 2 एम्पेयर, आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाला इसका जवाब 2 एम्पेयर आया है, तो फिर इसमें से ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, R1 ऊपर लिखेंगे, सम नीचे लिखेंगे और इसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर 2 एम्पेयर चला गया, 5 टोटल था, तो फिर इसमें से ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा के या लगाए बगैर आप 3 एम्पेयर लिख सकते हैं, फॉर्मूले से भी 3 एम्पेयर आएगा, इस फॉर्मूले से जवाब इसका क्या आ जाएगा, दैट इज 3 एम्पेयर। तो पता होना चाहिए कि सम हमेशा करंट का, दोनों के सम जो बैटरी से करंट आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। इस तरह अगर आप फर्दर देखें तो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगी, इस केस में आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें रेसिप्रोकल मेथड यूज होता है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो रजिस्टर हो तो ये यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर दो से ज्यादा रजिस्टर्स हो तो इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर देंगे, 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह अगर दो रजिस्टर्स के लिए 4-2 रजिस्टर्स में बात करूं, 4-2 रजिस्टर्स, इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, कहते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बनते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट R1 R2 ऊपर आ जाएगा और सम R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऊपर ये दो रजिस्टर के केस में सिर्फ करना है, 3 होंगे तो फिर यही वाला मेथड यूज होगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय sum. This is the short method to find the equivalent resistance when two resistors are attached in parallel. इस तरह अगर हम आइडेंटिकल रेजिस्टर के बाद बात करें, जैसे हमने यहाँ पे की थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, तो इस केस में अगर 3, 4, 5, 6 रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हुए हैं तो आर इक्विवेलेंट सबसे छोटी होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टर से सबसे छोटी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऊपर वाली 5 ओहम है, नीचे वाली 3 ओहम है, तो बताएं इनकी इक्विवेलेंट क्या आएगी, 5 से भी छोटी आएगी और 3 से भी छोटी आएगी।
अगर यहाँ पे 5-6 रेजिस्टर्स लगे होते पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट आती वो उन 5-6 की इंडिविजुअल वैल्यू से भी आंसर छोटा आता। तो याद रखना इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन दिस केस इज लेस देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर n रेजिस्टर आइडेंटिकल आ जाए, 4n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आ जाए तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, आप R को n पे डिवाइड करते हैं। पिछले केस में आइडेंटिकल के केस में आपने क्या किया था, n को R से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन पैरेलल के केस में आप क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू हम करते हैं। कहते हैं अगर एक दो एग्जांपल से हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कहते हैं अगर हम एक सर्किट एज्यूम कर लें जिसमें आपने करंट और वोल्टेज डिवीजन लॉ करके भी बताना, एक एमसीक्यू के तौर पे हम सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम जनरल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई ये मतलब सॉल्व आप कर सकते हैं कि नहीं, जरा देख लेते हैं। हम इन रिलेशंस को मैं मिटा नहीं रहा, रेज नहीं कर रहा, आप जरा देखते रहना साथ साथ, शाबाश। कहते हैं अगर लॉज के मुताबिक मैं बात करूं, कहते हैं अगर एमसीक्यू है जी हमारे पास, आर इक्विवेलेंट आपने बतानी है, आर इक्विवेलेंट क्या होगी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट आपने बतानी है इस सर्किट के लिए। वो कहते हैं ये पहली रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, और पैरेलल में सॉल्व करना, इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए पैरेलल में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होते जाए बच्चा उतना ही ज़्यादा परेशान होता जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने परेशान नहीं होना, आपने जनरल मेथड्स को फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये उसने 6 रेजिस्टर्स लगा दी हैं। कहते हैं 6 रेजिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं इन पैरेलल। आपको पता चल गया तमाम के तमाम रेजिस्टर्स पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ये कह देता हूँ जहाँ बैटरी लगानी है, और इसको मैं बी कह देता हूँ। कहते हैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टर, इसकी 32 ओहम रेजिस्टेंस है, ये 32 है, ये 16 है, ये 8 है, ये 4 ओहम है, और ये 2 ओहम है। कहते हैं आप आगे आर इक्विवेलेंट बता दें, तो अल्फा ऑप्शन क्या है, दैट इज 32 ओहम आ जाएगी। बीटा ऑप्शन है दैट इज 16 ओहम आ जाएगी। चार्ली है जी दैट इज 2 ओहम आ जाएगी। डेल्टा है दैट इज 1 ओहम आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल के अंदर आप इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। पैरेलल के कॉम्बिनेशन के तमाम मेथड हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व करना, नंबर में जवाब आ गया तो आप इसका जनरल मेथड यूज करेंगे जो कि ये वाला था। इसको यूज करेंगे तो थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, क्योंकि वैल्यूज इतनी ज्यादा 1/6 32 + 1 1/2 + 1/4 + 1/8 ये करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब आप क्या करें, आप टेक्निक को यूज करें जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में आपने यूज किया है। एन आइडेंटिकल रेजिस्टर हो तो आपने क्या करना है, एक ही रेजिस्टेंस को जितने आइडेंटिकल एक जैसे रेजिस्टर हैं उन पे डिवाइड कर दें। तो क्या यहाँ पे सारे आइडेंटिकल है? नहीं। अगर सारी देखिए 32 है, ये 2 है, ये 4 है, सारे डिफरेंट है, लेकिन कोई 2 आइडेंटिकल है, बिल्कुल। ये 32 और ये 32 ये तो आपस में आइडेंटिकल है ना। तो कहते हैं 32 और 32 का जवाब हम इस मेथड से, इस टर्मिनोलॉजी से, इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। अब इस टेक्निक ने हमें क्या बताया, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो एक जैसे रेजिस्टर उनमें से एक ऊपर लिखे और एन पे डिवाइड कर दें। अब एक जैसे ये भी 32 है, ये भी 32 है, आप 32 एक ही बार ऊपर लिख लें, डिवाइडेड बाय कितने हैं 32, एक ही है और एक ही है, 2 है टोटल, तो 2 पे डिवाइड कर दें। इसका जवाब क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इट मीन्स दैट आप ये वाला और ये वाला रेजिस्टर हटा दें, इनकी बजाय एक ही लगा लें, और वो कौन सा लगा लें, 16 वाला। ओके जी, फिर मैं ये वाला और ये वाला दोनों को हटा रहा हूँ, इसको भी मैंने हटा दिया और मैंने इस रेजिस्टर को भी हटा दिया। इन दोनों की बजाय मैंने यहीं पे एक 16 का लगा दिया, जो कि मेरा जवाब आया था। ओके जी, अब 16 है ये और ये भी 16 है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो आप 16 ऊपर लिख लें, दोनों एक जैसे हैं तो एक ही बार 16 ऊपर लिख लें। कितने हैं 16 वाले, एक और एक 2 है, तो 2 पे दोबारा डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इट मीन्स दैट 16 और 16 दोनों की जरूरत नहीं है, 16 और 16 को हटा के हम एक ही 8 का लगा सकते हैं। तो आप इसको भी हटा दें, सिंप्लीफाई होता जाएगा ना आपका रिलेशन, ये सिंप्लीफाई होता जाएगा। ये 8 भी हटा, 16 हटा दें और ये भी 16 हटा दें, इन दोनों की जगह आप एक ही ये वाला 8 लिख दें। अब क्या 8 अकेला है, नहीं, 8 के साथ ये कॉम्बिनेशन बन गया ना, 8 ये भी है 8 ये भी है, तो आप एक 8 ऊपर लिख लें, डिवाइडेड बाय कितने, 8 है 2 है, तो 2 को आप डिवाइड कर दें इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, इसकी जगह एक ही 4 वाला लिख सकते हैं हम। और ये 4 और 4 आप जानते हैं फिर से आइडेंटिकल हो गए, 4 और 4 आइडेंटिकल हुए हैं तो 4 का हाफ हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और 2 एक जैसे हैं, 4 4 2, 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जवाब 2 आ जाएगा। मतलब ये दोनों हटाओ और इसकी जगह एक ही जवाब लगा दो और इसकी वैल्यू रख दो 2। अब ये 2 और 2 आपस में पैरेलल हो गए हैं फिर से, तो इसका मतलब है 2 वाले 2 रजिस्टर है, 2 ऊपर लिख दें, कितने रजिस्टर हैं, 2 है, 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 1।
इट मींस दैट इन तमाम ऑप्शंस में से आपका बेस्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज 1। वैसे भी आपको याद रखना है, ये तो एक सिंपल सा मेथड था ना, इस तरह का सवाल है, अगर सारी ही वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, अभी तो 30 to 32 मिल गया था ना, अगर सारी डिफरेंट होती तो हमने यहाँ पे बात कर ली हुई है, इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगी वो इंडिविजुअल से छोटी होगी। अब देखें आपको ये रेजिस्टर्स दिए हुए थे, 32 था, 16 था, 8 था, सारे के सारे रेजिस्टर्स दिए हुए थे आपको। अब आपका सबसे छोटा रेजिस्टर इस कॉम्बिनेशन में 2 था, 2 ओहम का था। तो आप ऑप्शंस में जानते हैं आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टर जितने भी हैं सबसे छोटा होगा। तो आपने इस कॉम्बिनेशन के अंदर, जो कि उसने एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ था, इसको एक और तरीके से भी मैं करवा रहा हूं, अभी तो फिलहाल आपको वैल्यू वाइज पता चल गया ना। ये आपको उसने 32 दिया हुआ था, ये भी 32 था, ये 16 था, ये 8 था, ये 4 था और ये 2। आप देख सकते हैं इन तमाम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स में से सबसे छोटा 2 है, तो आपका आंसर 2 से भी छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा आंसर इनमें से देख लें, ये सारे 2 या 2 से बड़े आंसर हैं, सिर्फ ये 2 से छोटा था, तो आप तब भी डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे डिफरेंट हो तो आपने सबसे छोटा आंसर कर देना, सबसे स्मॉल रेजिस्टर से भी छोटा, जो कि 1 है। और अगर 1 से यानी कि 2 से छोटे 2-3 जवाब आए तो जैसे मैंने टेक्निक बताई है सारी, आप इसको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल 1 ओहम एक ही है जो 2 से छोटा है, ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस चार्ली की जगह वो यहाँ पे 0.5 ओहम लिख देता, अब आप देखें 2 से छोटे 2 हो गए, डेल्टा भी बन गया 2 से छोटा और चार्ली भी बन गया 2 से छोटा, तो आपके फिर 2 आंसर्स में क्लैश आ गए, दोनों में से एक होगा। तो फिर इन दोनों में से जोन सा एक है उसको आप इस टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको पता चल जाएगा वो 1 ओहम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अक्सर सवालों में वो एक ही आंसर 2 ओहम से छोटा देगा ताकि बच्चा डायरेक्ट कर ले। तो इसको मैं फिलहाल 4 ओहम या 8 ओहम ही कर देता हूं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज डेल्टा। तो दोनों टेक्निक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम 1-2 क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। आपसे कहते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में सवाल तो एक पूछेगा, लेकिन एमसीक्यू में जितनी तरह का पॉसिबल सवाल पूछ सकता है मैं सारों का जवाब दे दूंगा, ठीक है। एक ही सवाल के अंदर जरा गौर करना, कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में सवाल अक्सर आ जाता है, इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ है और आपसे कहते हैं कि आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना डिवाइड हो रहा है, करंट कितना मिल रहा है किस रजिस्टर को, और वोल्टेज कितने किसको मिल रहे हैं, ये बता दें, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो सवाल उसके पूछने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है हम सारी ट्राई करेंगे हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है जी 4 की और ये रेजिस्टेंस है आपके पास 8, 4 और 12। इस तरह से आपको रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं। इस रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूँ दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो आपको कहते हैं बैटरी है जी आपके पास 10 वोल्ट की। देन अब एमसीक्यू में जो कुछ पूछ सकता मैं एक सवाल तो नहीं करवाऊंगा, मैं काफ़ी ज़्यादा करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको सारे सोल्यूशन निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहली बात वो जो आपसे पूछ सकता है वो सबसे पहला क्वेश्चन करेगा आप कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दें, पहला सवाल वो ये किया करेगा। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है आप बता दें जो पूरा सर्किट है उसके अंदर से कितना करंट डिलीवर्ड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितना करंट डिलीवर हो रहा है सर्किट को, ठीक है। तीसरा सवाल वो पूछ सकते हैं कि आप किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू बताएं, कितना करंट ड्रॉप हो रहा है, कितना करंट यू पास कर रहा है किस रजिस्टर में से। तो आप करंट थ्रू R1 भी पूछ सकता है, करंट थ्रू R2 भी पूछ सकता है, करंट थ्रू R3 भी पूछ सकता है और करंट थ्रू R4 भी पूछ सकता है। मतलब ये फर्दर करंट से रिलेटेड तीसरा सवाल कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर के, इसके अक्रॉस इसमें से पास करने वाला करंट, इसमें से या इसमें से किसी में से भी आपसे करंट पूछ सकते हैं। या इसके अलावा वो फोर्थ क्वेश्चन क्या कर सकता है, वो आपसे कहेगा आप इन चारों में से किस किस रजिस्टर को, इसको कितने वोल्ट मिले, इसको कितने मिले, वो वोल्टेज बता दें। तो वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 भी पूछ सकता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 भी पूछ सकता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R4 भी पूछ सकता है। तो ये उसके पॉसिबल क्वेश्चन है वो जो आपसे अक्सर पूछ लिया करेगा, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, आपने वो जो तरीका पढ़ा था सीरीज पैरेलल का, आपको वो तरीका आना चाहिए। अब यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल हम यूज करते हैं, ध्यान से देखना। R इक्विवेलेंट निकालनी है
तो हमें पता है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज के अंदर ऐड होते हैं और पैरेलल के अंदर रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए और आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का भी मैंने तरीका बता दिया। ओके जी, आप पहले इसकी इक्विवेलेंट निकाल लें सारे के सारे की। ओके, ये दो सीरीज में 8 और 4 12 हो गया, 12 आ गया, 8 + 4 दैट इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है ऊपर ये दोनों हटा के, वैसे 8 और 4 है, मैं ऊपर 12 समझ सकता हूँ, ऊपर भी 12 नीचे भी 12, तो ये पैरेलल भी है, ऊपर और नीचे 12 12 पैरेलल है। तो आप जानते हैं आइडेंटिकल है 12 और 12, तो आप 12 का हाफ कर दे, 12 12 एक ही बार 12 लिख ले, और कितने 12 वाले हैं, 2 हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, 6 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का जो जवाब होगा ना पैरेलल में वो 6 आ जाएगा। तो आप रेसिप्रोकल बच्चा ऐसे करता है 1/12 + 1/, ऐसे नहीं करना। आपको आइडेंटिकल मेथड पता है ना, आइडेंटिकल है दो तो आप 12 का हाफ कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। अगर 3 12 के पैरेलल होते तो 12 को 3 पे डिवाइड कर देते, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 6। अब आप इन दोनों को हटा दो, समझो ये दोनों नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो इसकी जगह आप एक ही समझ लें, कौन सा, 6 वाला। तो मैं यहाँ पे एक ही बना लेता हूँ, दैट इज 6। ऊपर वाला भी इरेज कर दे, नीचे वाला भी इरेज कर दे। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 6 आई थी, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, और 6 और 4 आपस में सीरीज में है तो सिंपल ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 मिलके क्या बना देंगे, दैट इज 10 ओम। तो आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करने का तरीका सिंपल है, सीरीज में सिंपल ऐड, और पैरेलल में एक जैसे हो तो नंबर पे डिवाइड कर देंगे, 2 एक जैसे हैं तो 2 पे डिवाइड, 3 एक जैसे हैं तो 3 पे डिवाइड, और अगर डिफरेंट हो तो रेसिप्रोकल मेथड। तो इसका मतलब है आपके पास पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट क्या है, जस्ट 10। अब मैंने 10 तो निकाल लिया, लेकिन सर्किट अब मैं दोबारा वही बना दूंगा जो असल था। ऊपर थे 2 रेजिस्टर और नीचे एक रेजिस्टर अटैच था, ठीक है जी। ऊपर जो 2 रेजिस्टर में से उनमें से पहला 4 था और दूसरा 8 था, 8 और 4 थे, और नीचे रेजिस्टर एक 12 का लगा हुआ था। तो हमने नाम भी दिए थे, ये R1 था, ये 8 कर ले, ये 4 कर ले। ओके जी, हमने नाम भी दिए हुए थे, दैट इज दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने के बाद वो आपसे पूछेगा बैटरी में से करंट कितना डिलीवर हो रहा है सर्किट को। तो बैटरी में से निकलने वाला करंट, यहाँ से निकलने वाला करंट, ये करंट थ्रू द बैटरी आपको चाहिए। तो आप जानते हैं करंट निकालने के लिए आप ओहम लॉ यूज करते हैं। अब बस रिलेशन क्या है, V = I/R। R इक्विवेलेंट लेंगे तो बैटरी का करंट आएगा, तो बैटरी की, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी यूज करते हैं तो करंट भी बैटरी का निकलता है और वोल्टेज भी बैटरी का निकलता है। तो आपको बैटरी का करंट चाहिए ना, तो आप रेजिस्टर इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, आप सारों का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट लेंगे। तो यहां से अब आप बैटरी का करंट निकाल लें, बैटरी का करंट मस्ट बी इक्वल टू बैटरी के वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। बैटरी के वोल्टेज कितने आपको दिए हुए, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज आल्सो 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एम्पेयर। इसका मतलब है सर्किट के अंदर बैटरी से जो करंट निकलेगा सर्किट को डिलीवर होने के लिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। और अगर ये 1 एम्पेयर करंट है जो बैटरी से निकला, दैट इज 1 एम्पेयर, तो अब ये डिवाइड कैसे होगा, आपको डिवीजन लॉ पता है। ये 1 एम्पेयर एज इट इज यहां से चलेगा, यहां तक पहुंचते हुए करंट डिवाइड होगा ही नहीं, इसमें से एज इट इज गुजर जाएगा, यहां से एज इट इज। तो इसमें से कौन सा करंट गुजरा, जो बैटरी से आया वो एज इट इज इसमें से गुजर गया, और जो बैटरी का करंट इसमें से गुजर गया, तो बैटरी का अगर 1 एम्पेयर था तो इसमें से 1 एम्पेयर ही गुजर गया, इसमें से अगर 1 एम्पेयर गुजर गया तो R1 में से 1 एम्पेयर गुजर गया, R1 वाला करंट फिर क्या होगा, दैट इज आल्सो 1 एम्पेयर, ठीक है जी। ओके, जब करंट यहां पहुंच जाएगा बैटरी का, यहां, अब आप देख रहे हैं यहां पे कॉम्बिनेशन डिवाइड हो गया, करंट ऊपर भी मूव कर सकता है और करंट नीचे भी जा सकता है। तो इसका मतलब है करंट के पास 2 रास्ते हैं, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। अब करंट डिवाइड कैसे होगा, करंट डिवीजन लॉ लगता है, आप जानते हैं। करंट डिवीजन लॉ लगाने से पहले चेक कर लें क्या ऊपर और नीचे सेम रेजिस्टर तो नहीं है। अगर सेम रेजिस्टर हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता। ओके, अभी 1 एम्पेयर करंट आया, ओके जी आ गया। अब उसके इस यहां से ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है, 8 और 4 12 ओहम ऊपर है, और नीचे भी कितनी है, 12 ओहम। तो याद रख ले, जब सेम रेजिस्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के ऊपर नीचे आ जाए तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है ये वाला करंट ऊपर भी हाफ चला जाएगा, नीचे भी हाफ। ऊपर जो हाफ करंट जाएगा दैट शुड बी, आने वाला 1 एम्पेयर है, उसका हाफ ऊपर जाना, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा 0.5 एम्पेयर, और नीचे से भी हाफ पास करना, तो नीचे से भी कितना पास करेगा, 0.5 एम्पेयर। तो इसका मतलब है
ऊपर दोनों सीरीज में लगे हैं, 0.5 दोनों में से गुजर जाएगा क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, ऊपर वाले दोनों में से 0.5 पास कर जाएगा और नीचे वाला एक है इसमें से भी 0.5 पास कर जाएगा। इसका मतलब है R2, R3 और R4 सब में से 0.5 पास कर गया, तो इसका मतलब है R2 में से 0.5 एम्पेयर, R3 में से 0.5 एम्पेयर और R4 में से 0.5 एम्पेयर, सारों में से 0.5 एम्पेयर पास कर गया। करंट की डिवीजन यहाँ पे खत्म हो जाती है और कोई रेजिस्टर ही नहीं बचा, सारे के सारे रेजिस्टर्स में से करंट पास कर गया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट रह गई है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होंगे। तो वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए सर्किट को हम फिर से नीट कर लेते हैं। कहते हैं ये हमने डिवीजन कर दी है, ये करंट हमने मालूम कर लिया, अब हमने निकालने हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए वोल्टेज डिवीजन लॉ लगता है। तो मैं यहां से जितने भी करंट के एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम करंट के एलिमेंट्स रिमूव कर दूंगा। अब मैं यहां पे वोल्टेज डिस्कस करूंगा। तो मुझे पता चल गया कि मैंने 4 रेजिस्टर्स के अंदर से वोल्टेज मालूम करने हैं। पहला रेजिस्टर ये और बाकी 3 रेजिस्टर ये हैं। और वोल्टेज की डिवीजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए वोल्टेज किसमें डिवाइड होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में। हमने देख लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड होते हैं और पैरेलल में करंट। तो इसका मतलब है हम इस कॉम्बिनेशन को अगर वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे इसे सीरीज में ले आते हैं। अगर सीरीज में ये आ गया तो वोल्टेज डिवीजन हम कर सकते हैं लॉ के मुताबिक, क्योंकि वोल्टेज होती ही सीरीज पे डिवाइड है। मैं देख रहा हूं ये तो सीरीज में लगा हुआ है लेकिन ये पैरेलल है, इन पैरेलल की कॉम्बिनेशन करके एक ही रेजिस्टर बना देते हैं इसका, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, सीरीज में। हमारा टास्क है इसको इकट्ठा करके एक रेजिस्टर शो करें। ओके कर लेते हैं, मैं साइड पे कर रहा हूं। ये वाला 4 ओहम का रेजिस्टर एज इट इज बना देते हैं। ओके इसके आगे जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक ही रेजिस्टर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन यहां पे ये पूरा कॉम्बिनेशन लगा हुआ था, ये वाला। इस कॉम्बिनेशन का जवाब यहां लिखना है। ये 4 था, ये एज इट इज 4 लिख दिया। अब इस कॉम्बिनेशन का जवाब हम निकाल लेते हैं। ऊपर 8 और 4 12 ओहम, नीचे भी 12 ओहम है, 12 और 12 12 और 12 पैरेलल, तो 12 का हाफ 6 बचेगा। तो इसका मतलब है इस पूरे का जवाब पहले भी निकाला था 6 आ जाएगा दोबारा से, ये 6 बच गया। इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन अब किस में बन गया, सीरीज में चेंज हो गया। अब इसके साथ बैटरी अटैच कर देते हैं, जो असल बैटरी लगी हुई है बैटरी दैट इज 10 वोल्ट की है, तो ये हो गया 10 वोल्ट। अब इन दोनों पे वोल्टेज डिवाइड करें तो वोल्टेज डिवीजन लो तो बच्चों वाला काम है, सिंपल काम है। इसके पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं हम। इसके वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है, ये वोल्टेज ये रेजिस्टेंस का नाम था दैट इज R1, तो वोल्टेज थ्रू R1 निकालना दैट इज इक्वल टू यही वाली रेजिस्टेंस ऊपर सीरीज में, यही वाली ऊपर, ये आ गया R1 डिवाइडेड बाय किन पे डिवाइड होना है, दोनों पे, इनका सम नीचे। ये 6 और 4 दोनों ऐड कर दो, 6 और 4 दोनों ऐड कर दो, मल्टीप्लाई वो वोल्टेज जिसने डिवाइड होना है, किसने डिवाइड होना है, 10 ने डिवाइड होना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम, सिंप्लीफाई कर दें। R1 की वैल्यू क्या है दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 6 + 4 10 मल्टीप्लाई 10, ये 10 से कट गया तो आंसर क्या आ गया 4 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस को कितने वोल्ट मिल जाएंगे दैट इज 4 वोल्ट। अगर इसको 4 मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे, बच्चा मेथड दोबारा लगा देगा, 6 ऊपर लिखेगा, 6 और 4 का सम नीचे लिखेगा, मल्टीप्लाई 10 से करेगा, वो भी तरीका सही है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप क्या कर लें, 10 में से 4 इसको मिल गए, बाकी कितने बचे 6, क्योंकि 10 में से 4 इसको मिल गए, बाकी 6 बचे, तो 6 वोल्ट फिर इसको मिल जाएंगे। अब 6 वोल्ट उसको मिल गए, असल में 6 वोल्ट इसको मिले है ना, ये वाला तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, ये वाला तो कोई रजिस्टर था ही नहीं। तो हमें पहली बात तो पता चल गई वोल्टेज थ्रू R1 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। लेकिन इसके और इसके वोल्टेज का नहीं पता, लेकिन हमें यह पता चल गया कि यहाँ पे 6 वोल्ट आएंगे, लेकिन ये रजिस्टर तो लगा ही नहीं हुआ। अब इस रजिस्टर की जगह जो असल कॉम्बिनेशन लगा हुआ, हमें पता चल गया इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, ये हमें पता है इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, लेकिन इसके अक्रॉस रजिस्टर कौन से लगे हुए वो मैं दोबारा ड्रॉ करने लगा। ये पहला था, ये दूसरा था और नीचे एक सिंगल लगा हुआ था। ओके जी, मैं दोबारा ड्रॉ कर दिया, यही वाला कॉम्बिनेशन मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया। ये क्या था दैट इज 8 और ये क्या था 4 और ये क्या था दैट इज 12। अब हम डिवाइड कर लेंगे। ओके मुझे बताएं यहां पे और यहां पे कितने वोल्ट कंज्यूम हो रहे थे इन दोनों के अक्रॉस, 6 वोल्ट। और ये कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे वाला आपस में पैरेलल है, पैरेलल, तो पैरेलल में आप जानते हैं वोल्टेज डिवाइड नहीं होते। ये 6 वोल्ट है ना, अगर इन दोनों के क्रॉस, ये 6 के 6 ऊपर भी मिल जाएंगे, यहां भी 6 वोल्ट मिल जाएंगे और ये 6 के 6 वोल्ट नीचे भी मिल जाएंगे, 6 वोल्ट। तो मतलब यहां पे 6 वोल्ट थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, तो ऊपर वाली दोनों को कंबाइन 6 वोल्ट मिल गए और नीचे वाले अकेले को 6 वोल्ट मिल गए। ओके इसका मतलब है इस रेजिस्टर को, ये 12 वाले को 6 वोल्ट मिल गए। इसका नाम क्या था, यहां पे देख लें R4,
तो ये R4 था, तो R4 को कितने वोल्ट मिले 6 वोल्ट, तो R4 को ये 6 वोल्ट मैंने लिख दिया, ये सिंपल आ गया। अब इसका मतलब है इन दोनों के निकालने रह गए, इसका नाम था R2 और इसका नाम था R3, R2 निकालना और R3 निकालना है। अब R2 कैसे निकलेगा और R3, लेकिन आपको पता है R2 और R3 को मिला के 6 वोल्ट मिल रहा है, इन दोनों को मिला के अगर 6 वोल्ट मिल रहे हैं तो इसको कितने मिल रहे हैं, दोबारा से वोल्टेज डिवीजन लो। अब ये 6 वोल्ट इस पे डिवाइड करें, इस पे इन दोनों पे डिवाइड होने हैं 6, तो आप 8 पहले 8 वाले के मालूम करना चाहते हैं, तो वोल्टेज 8 वाले के मैं निकाल रहा हूं, 8 वाले के वोल्टेज का नाम R2 भी कह सकते हैं आप इसको, ये 8 वाले के वोल्टेज है, ये 8 वाले के, इसके वोल्टेज निकाले तो ये वाला रजिस्टर ऊपर, ओके जी 8 ऊपर, किन पे डिवाइड, दोनों पे, 6 ने दोनों पे डिवाइड होना, इन दोनों का सम, आप ये वाले रजिस्टर्स को अब कंसीडर नहीं करेंगे, इस 6 वोल्ट ने सिर्फ इन दोनों पे डिवाइड होना है, तो आप 8 ऊपर लिखेंगे तो सम इन दोनों का नीचे आएगा जिन पे डिवाइड होना है, इन दोनों का सम 8 + 4, आगे वो वोल्ट जिससे डिवाइड होना, बच्चा 10 से कर देता है, 10 नहीं, अब 6 ने डिवाइड होना है, अब 6 से मल्टीप्लाई करें, ओके जी ये 6, तो आ जाएगा दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 8 और 4 12 आ जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 2 और 2 ये 4 बच जाएगा, तो इसका मतलब है 4 वोल्ट जवाब आएगा। इसको कितने वोल्ट मिलेंगे, 4 वोल्ट मिल जाएंगे, इस 6 में से इसे 4 वोल्ट मिल गए, अगर इसको 4 वोल्ट मिल गए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ दैट इज 4 वोल्ट, इसको 4 मिल गए, 6 में से इसको 4 मिल गए हैं, तो फिर बाकी कितने बचे 2, वो 2 इसको मिल जाएंगे, दैट इज 2 वोल्ट, तो इसका मतलब है 8 वाले को जिसको R2 कहते थे उसको मिले 4 वोल्ट, और जो R3 था जो कि 4 ओम रजिस्टर थी उसको कितने मिल गए 2 वोल्ट। दिस इज द टोटल मेथड टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो आपने इस बात को, इस तरीके को ध्यान में रखना, पेपर में इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं। इस तरह वो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेता होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने आगे पढ़ना, लेकिन हम यहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप बताएं उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सवाल आ जाता है, कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज आप जानते हैं ऐसी डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक। रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम करने के लिए जो डिवाइस, 3 रेजिस्टर्स आप जानते हैं आपको नॉन होते हैं, आप चौथा अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, अगर इसको R3 कहते हैं तो इसको R4 कहना पड़ेगा, ठीक है। दरमियान में गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस होती है जिसको RG कहते हैं, ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम RG कह देते हैं। कहते हैं दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। और याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में हमेशा जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना होगा तो आपने बैटरी कहाँ पे अटैच करनी होती है, इन 2 टर्मिनल के अक्रॉस, यहाँ पे, इसको A कह दे और इसको B कह दे। अगर बैटरी यहाँ पे अटैच होगी तो नाउ दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर बैटरी यहाँ से हटा के यहाँ अटैच कर देंगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहेगा, ठीक है। तो याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होती है, R1, R2, R3, R4 साइड्स पे लगी होती है। दरमियान में गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर के साथ बैटरी नहीं लगनी चाहिए, ये गैल्वेनोमीटर की वायर है तो बैटरी यहाँ पे लगनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर की जो वायर है उसके साथ बैटरी अटैच नहीं होनी चाहिए। अगर वायर यहाँ पे लगी होगी, बैटरी यहाँ पे लगी, उसके साथ बैटरी अटैच है, नाउ दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। और अगर मैं ये वाले 2 टर्मिनल हटा के यहाँ पे लगा दूं, यानी कि बैटरी यहाँ पे लगा देता ऐसे, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ आपने डायरेक्ट बैटरी जोड़ दी है, तो डायरेक्ट ये वाली बैटरी, अगर गैल्वेनोमीटर की ये वाली वायर है, इसके साथ ये टर्मिनल बैटरी का जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड से ये बैटरी का टर्मिनल, अगर ऐसे जोड़ देंगे तो दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कंडीशन में ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन याद रखनी है, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हमेशा जो भी बैटरी अटैच करनी है, दैट बैटरी शुड बी अटैच विद दोज टर्मिनल which is not attached with the galvanometer। इसको मैं A कह देता हूँ और इसको मैं B कह देता हूँ। This is now व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सवाल कैसे पूछ सकते हो, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसी फिगर में मैं चेंज कर रहा हूँ। MCQ आ जाता है, आपसे कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज की R इक्विवेलेंट बताओ क्या है। ये सर्किट है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने बतानी है क्या है। ओके जी, ये है जी बेसिकली, आप इसको कह लें दैट इज 4, दैट इज 6, दैट इज 6, दैट इज 4। ये आपको उसने कुछ कॉम्बिनेशन दरमियान में रेजिस्टेंस उसने लगा दिया, दैट इज 10, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है। वो कहते हैं आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप पहले चेक करिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या, पहले चेक कर लें ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ जी है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर के साथ बैटरी नहीं लगी हुई, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये बैलेंस है। बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस रेजिस्टर्स को, इस 4 को इस 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और इस 6 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए आंसर सेम आते हैं, चेक कर लेते हैं। 6 4s are
24, 4 6 आर 24, दोनों आंसर बराबर हैं। अगर दोनों आंसर बराबर हो तो इसका मतलब है व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। और जब बैलेंस कंडीशन आ जाए, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो दरमियान वाले रेजिस्टेंस को इसमें से कोई करंट पास नहीं करता, और जिस रेजिस्टेंस में से कोई करंट पास नहीं करता उसको सर्किट में से हटा देते हैं। वो सर्किट एलिमेंट, वो एलिमेंट सर्किट का हिस्सा नहीं होता, मैंने हटा दिया। अब सिंपल हो गया कॉम्बिनेशन। अब इसको सॉल्व कर ले, कैसे करेंगे? देखिए ऊपर दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं 6 और 4, ऊपर 10 जवाब आ जाएगा ऐड होके, ये हटा दे। और नीचे 4 और 6 ये भी सीरीज में लगे हुए हैं, ये भी 10 जवाब आ जाएगा, ये दोनों भी हटा दें। ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 10 और 10 पैरेलल है, तो पैरेलल में 10 और 10 है, तो 10 ऊपर लिखे, कितने 10 10 के 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाएगा। तो इस केस में अल्फा आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 ओहम जवाब आ जाएगा। इस तरह आपकी बाकी ऑप्शंस भी होंगी, दैट इज 10 ओहम, चार्ली में लिखा होगा 7.5 ओहम, डेल्टा में लिखा होगा 2.5 ओहम, तो आपको पता होना चाहिए दैट शुड बी 5 ओहम। हमारा जो आंसर आया दैट इज 5 ओहम। और इस तरह अगर यहाँ लगा होता कॉम्बिनेशन तो ये वो सिंपल 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाते। तो आपको पता होना चाहिए इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का तरीका क्या होता है। आप जस्ट क्रॉस चेक करें, अगर क्रॉस हो तो फिर आप ऊपर और नीचे 2 सीरीज रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालें और वो पैरेलल जुड़े होते हैं, उन्हें पैरेलल के कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दें। और अगर बैटरी यहाँ पे लगी होती यहाँ पे, फिर गैल्वेनोमीटर को इग्नोर नहीं था करना, फिर गैल्वेनोमीटर को इग्नोर नहीं करते, फिर तीनों ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला, तीनों आपस में पैरेलल होते तो आप पैरेलल वाले तरीके से सॉल्व कर सकते थे।